बस वो थोड़ा-सा ना निवाला मुँह में आ ही गया था, मतलब बस आ ही गया था, गले से नीचे उतरा नहीं। वो वाली सिचुएशन सेम केविन ओवेंस के साथ हुई है, क्योंकि गाइस उन्होंने कंपनी के साथ री-साइन कर लिया है। अब क्या सारी चीज़ें हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज आपको बताने के लिए, वीडियो को तो आप लोग लास्ट तक देखते रहना। रोमन रेंस ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर और आर-ट्रूथ का वो जो सेगमेंट था ना, उसके बारे में एक ऐसी अंदर की बात आपको बताऊँगा, आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो हर बार की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। वीडियो फेस कैम नहीं है, पता ही है आपको, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, लेकिन फिर भी एनर्जी आपको पूरी देखने को मिलेगी। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो। और गाइस सबसे पहले स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। केविन ओवेंस के बारे में हमको क्या पता चला कि भाई ये बंदा डे 1 पेपर व्यू के अंदर बकरा बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये बंदा तो वैसे भी कंपनी के साथ रीसाइन नहीं करने वाला, और सिंपली इस बंदे को इस मैच के अंदर इसलिए डाला जा रहा है ताकि जो भी सुपरस्टार को जीतना हो वो इज्जत से केविन ओवेंस को पिन कर ले। और केविन ओवेंस तो वैसे भी जाने वाले हैं, तो उनकी इज्जत की तो वैसे भी किसी को परवाह नहीं है, वो AEW कंपनी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन गाइस आज हमको क्या पता चलता है कि केविन ओवेंस ने मल्टी ईयर की डील साइन कर लिया WWE कंपनी के साथ। और गाइस इसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से केविन ओवेंस ट्रेंड करने लग गए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। मतलब बहुत ही लीस्ट लोगों ने, मतलब बहुत ही कम अमाउंट के लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया होगा कि जो केविन ओवेंस हैं वो WWE के साथ री-साइन करेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है, इससे पहले हम लोग एडम कोल को जाते हुए देख चुके हैं, एलिस्टर ब्लैक को जाते हुए देख चुके हैं, डैनियल ब्रायन को जाते हुए देख चुके हैं। मतलब नामों की लिस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर लग रहा था कि केविन ओवेंस भी जाने वाले हैं। बट अचानक से ये पता चलता है कि केविन ओवेंस WWE के साथ री-साइन कर चुके हैं। अब अगर हम इसके पीछे की थोड़ी परतें खोलें कि आखिर में एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों होगा, क्यों उन्होंने WWE के साथ साइन किया होगा, तो सिंपली इसके पीछे ये रीज़न है कि देखो, एक तो ज़्यादा पैसे केविन ओवेंस को मिले होंगे, जो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भैया, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इसके अलावा शायद WWE ने कुछ मेजर चीज़ें भी ऑफर करी होंगी केविन ओवेंस को, लाइक टाइटल शॉट या फिर टाइटल अपॉर्चुनिटी या फिर एक टाइटल रेन, कुछ भी हो सकता है इसके पीछे रीज़न। लेकिन केविन ओवेंस WWE के साथ ही रहने वाले हैं, वो WWE से कहीं भी नहीं जाने वाले। और इस डिसीजन के बाद केविन ओवेंस के अब जो डे 1 पेपर व्यू के अंदर मैच होने वाला है ना, ये WWE चैंपियनशिप का फेटल 4 वे, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि केविन ओवेंस सिर्फ बकरे हैं, बट अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट री-साइन करने के बाद थिंग्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। और सही बताऊँ तो मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा था, तो AEW के जो फैंस हैं, जो मतलब जो सिर्फ AEW के बड़े वाले फैंस हैं, ऐसा नहीं कह रहा, AEW और WWE के फैंस भी होते हैं, और वो एक होते हैं सिर्फ AEW के फैंस, तो उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे जल गई है कि AEW के अंदर केविन ओवेंस नहीं आ रहे। तो ये समय यहाँ पर सिचुएशन चल रही है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई तुम रेसलिंग को पसंद करो ना, तुम किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ऐसा ही ऐसी भसड़ फैलनी नहीं चाहिए। तो केविन ओवेंस कर चुके हैं कंपनी के साथ री-साइन। आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस जैसे हमने पहले एंग्री मिस गर्ल देखा, उसके बाद मैंने आपको एंग्री लिव गर्ल दिखाई, लेकिन गाइस एंग्री बैकी गर्ल भी है एक। अगर आपने रॉ का एपिसोड देखा होगा, तो जब लिव मॉर्गन प्रोमो कट कर रही थी रैम से, तो वहाँ पर पीछे एक लड़की थी जो कि ऐसे, हम अपनी देसी भाषा में बोले तो मुंह चिढ़ा रही थी, मतलब ऐसे जीभ बाहर निकालना और वो कानों के ऊपर हाथ रखना, वैसा वाला कुछ मुंह चिढ़ाना हम लोग कहते हैं। तो वैसा उन्होंने लिव मॉर्गन के ऊपर कर रखा था जब भी वो बेकी लिंच के बारे में कुछ भी गलत बातें बोल रही थी। तो इसी को लेकर WWE ऑन फॉक्स के ट्विटर अकाउंट ने ये वाला ट्वीट किया, जहां पर वो लिख रहे हैं अ फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंट इन द मेकिंग, जहां पर एक है एंग्री लिव गर्ल और एक है एंग्री बेकी गर्ल। मतलब इनके बीच में अलग ही चीज़ चल रही है, और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि WWE स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट रेसलिंग एक बहुत ही अलग चीज़ है, जहाँ पर अगर फैंस ना हो तो यार फिर कुछ भी मज़ा नहीं है यार, क्योंकि ये फैंस की वजह से ही तो हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो है गाइस बेकी लिंच ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया और उन्होंने लिखा माई गर्ल इज़ विनिंग दैट फॉर श्योर। मतलब बेकी लिंच जो अपना बैट है वो लगा रही है अपनी लड़की के ऊपर, यानी कि एंग्री बेकी गर्ल के ऊपर, कि भैया ये मेरे को सपोर्ट कर रही है, तो अगर रेसलमेनिया के अंदर आगे जाके मेन इवेंट भी होता है तो यही जीतने वाली है। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग सी बात मुझे लगी, स्पेशली बच्चे हैं, इतना ज़्यादा इनका मतलब हम कह सकते हैं क्रेज़ है WWE के लिए, तो ये जानकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरे को लगा आपके साथ स्टोरी शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और इसको गाइस बहुत ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाने वाला है आपको जब मैं बताऊँगा। याद ही होगा आपको वाला सेगमेंट जहां पर हमको ब्रॉक लेसनर और आर-ट्रूथ देखने को मिले थे, जहां पर पॉल हेमन भी थे, और कैसे एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर को हंसा दिया था आर-ट्रूथ ने। ये आज वाला ब्रॉक लेसनर नहीं है भाई, ये आज से कुछ साल पहले वाला ब्रॉक लेसनर है, जिसके चेहरे पर सिर्फ एंग्री एक्सप्रेशन ही रहते थे, और उस टाइम पर आर-ट्रूथ ने
एक्चुअल में रियल में हंसाने का काम किया था ब्रॉक लेसनर को। तो इसके पीछे की कुछ अंदर की बातें R-Truth ने बताई। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे पता चला कि आज मेरा ब्रॉक लेसनर के साथ सेगमेंट है, मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि तुमको जाकर ब्रॉक लेसनर को हंसाना है। और गाइस R-Truth के पास ये भी चैलेंज था कि ब्रॉक लेसनर को ये नहीं पता कि R-Truth क्या बोलने वाले हैं, और ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज था। ऐसे में R-Truth को ये भी लग रहा था कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊं ब्रॉक लेसनर के सामने जो उनके लिए गलत हो। बट उसके बाद आपको पता है R-Truth ने इस तरीके से एक्ट किया था कि जैसे कि ब्रॉक लेसनर नहीं बल्कि पॉल हेमन उतरने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर। क्योंकि आपको याद होगा ना, वो रॉयल रंबल का ही तो टाइम था जब रॉयल रंबल में एंट्री अनाउंस कर रहे थे ब्रॉक लेसनर। लेकिन R-Truth ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि पॉल हेमन की एंट्री अनाउंस हो रही है, और उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा हंसे थे। तो गाइज ये वो स्पेशल मूवमेंट था जो कि R-Truth ने बताया। और बाद में जाकर R-Truth ये भी बताते हैं कि बैक स्टेज ब्रॉक लेसनर मेरे से जाके मिले, उन्होंने मेरे को स्पेशली हक किया। ब्रॉक लेसनर ने एक सुपरस्टार को हक किया। गाइज ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा फनी हो, और ये कहकर ब्रॉक लेसनर वहाँ से चले जाते हैं। भाई मतलब ब्रॉक लेसनर को तुमने हंसा दिया और उसके बाद ऐसा कॉम्प्लीमेंट तुमको मिलना, ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है। और ये काम सिर्फ R-Truth ही कर सकते हैं। एक्चुअल में बिना क्रिंज होते हुए कैसे फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं, कैसे हंसा सकते हैं, मेरे ख्याल से R-Truth से अच्छा एग्जाम्पल WWE के अंदर और कोई है नहीं। तो क्या आपका इसके ऊपर रिएक्शन है, इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के बारे में? कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं एक पॉसिबल रिटर्न के बारे में जो कि आपको WWE के अंदर देखने को मिल सकता है। और सही में गाइस ये वाला रिटर्न तो मैं देखना चाहता हूँ, और ये नाम है एल्बर्टो डेल रियो का। एल्बर्टो डेल रियो के साथ रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट चल रहे थे जैसे कि उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं और उन्होंने ऐसे काम कर दिया वैसे काम कर दिया। लेकिन गाइस एट दिस मोमेंट सारे चार्जेस जो एल्बर्टो डेल रियो से हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं। और गाइस उन्होंने WWE में आने को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ट्रिपल एच के साथ गुड टर्म्स के ऊपर हैं। तो गाइस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद WWE इंटरेस्टेड अगर एल्बर्टो डेल रियो के अंदर है तो फिर आपको एल्बर्टो डेल रियो कंपनी के साथ साइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ अभी होने वाली है, ये चीज़ 1 महीने के अंदर हो जाएगी, 2 महीने के अंदर हो जाएगी। इवन गाइस रिसेंटली एल्बर्टो डेल रियो ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर या फिर अपने शायद एक ट्वीट के अंदर ही ऐसा कहा हुआ था कि वो अपने करियर की बेस्ट शेप के अंदर हैं। तो इससे एल्बर्टो डेल रियो डेफिनेटली WWE रिंग हिट करना चाहते हैं। और गाइस एल्बर्टो डेल रियो ने ये बात कंफर्म करके बताई हुई थी पहले अपने इंटरव्यू के अंदर कि एक बार प्रो रेसलिंग से पूरी तरीके से रिटायर होने से पहले मैं अपना लास्ट रन जो है WWE के साथ ज़रूर करना चाहूँगा। और मैं तो भाई एल्बर्टो डेल रियो को ज़रूर देखना चाहूँगा, क्योंकि उससे होता क्या है ना, वो पुरानी वाली WWE की फीलिंग आ जाती है जो कि मैं लेना चाह रहा हूँ। और जब वो एल्बर्टो डेल रियो आएंगे तो उससे हमको और भी ज़्यादा पता चलेगा। तो फिर ये सारा सीन है एल्बर्टो डेल रियो के बारे में। लेट्स सी कब तक आते हैं, क्या इसके बारे में अपडेट्स और आगे होती हैं। कुछ डेफिनेटली होगा तो आपके साथ तो मैं चैनल के ऊपर शेयर जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइज हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बिगी के बारे में। अब बिगी ने गाइज रिसेंटली कमेंट किया है, अब जाकर उनको शायद रियलाइज हुआ है कि वो WWE चैंपियन है और कैसे WWE चैंपियन होना एक अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि देखो, जब मैं WWE चैंपियनशिप जीता था मैं हर किसी बेस्ट बंदे को फेस करने के लिए तैयार था, लेकिन चीज़ें मेरे लिए अटलांटा में और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। अटलांटा मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर Day 1 पेपर भी होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर 4 सुपरस्टार्स होने वाले हैं और मुझे मैच के रिजल्ट में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं है और मैं इजीली चैंपियनशिप हार सकता हूँ। जैसे कि अगर सेथ रॉलिंस केविन ओवेंस को पिन करता है, केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस को पिन करता है, या फिर बॉबी लैशली किसी को पिन कर देते हैं, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेरे हाथ से बाहर है, इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। बट यही वो चीज़ है जो कि आपको WWE चैंपियन रहते हुए हैंडल करनी पड़ती है। तो अब एक्चुअल में लग रहा है कि बिगी को प्रेशर सही में फील हो रहा है WWE चैंपियन होने का। और भाई वैसे देखा भी जाए यार तो बिगी के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन नहीं है। मतलब बॉबी लैशली जो वैसे ही इतना तगड़ा लग रहा है, सेथ रॉलिंस जो कि कभी भी चैंपियनशिप जीत सकता है, केविन ओवेंस अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो उनके साथ भी सिचुएशन बदल चुकी है। कहीं सच में तो खतरे में नहीं आ गया बिगी का टाइटल? मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच है Day 1 का। आपको क्या लग रहा है वैसे, क्या होने वाला है इस मैच के अंदर? क्या बिगी सच में जो टेंशन ले रहे हैं वो सही है? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ज़रूर बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और भाई रोमन रेंस यार तुम क्या हो, तुम नए रिकॉर्ड बनाते जाते हो, तुम नई नई चीज़ें माइलस्टोन अचीव करते जाते हो। और गाइस एक नई चीज़ रोमन रेंस ने अपने माइलस्टोन के अंदर ऐड कर लिया है, और उनके जो कंबाइंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के टाइटल रेन के डेज हैं अब वो क्रॉस कर चुके हैं 650 दिनों को। और गाइस इसके साथ उन्होंने पीछे कर दिया है ब्रेट हार्ट को। अब अगर आप रोमन रेंस के बड़े वाले फैन हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए, रोमन रेंस ने बचपन से ही जो है ब्रेट हार्ट को अपना आइडल माना है। उनकी वजह से ही उन्होंने कहा कि वो रेसलिंग के अंदर इतना आ पाए हैं। उन्होंने ब्रेट हार्ट को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया है बचपन से ही, और उनको पीछे छोड़ना डेफिनेटली रोमन रेंस के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 650 दिनों के ब्रेट हार्ट के जो टाइटल कंबाइंड रेन थे वो थे, लेकिन रोमन रेंस के अभी 651 हो चुके हैं। और गाइस इससे ऊपर अगर किसी
सुपरस्टार का नाम है तो आप लोग लिस्ट के अंदर देख सकते हो, वो नाम है रैंडी ओर्टन का, जो कि 806 दिनों का है। अभी उससे तो रोमन रेंस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, लेकिन जिस तरीके से रोमन रेंस यहाँ पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई रोमन रेंस WWE के सारे रिकॉर्ड ही अपने नाम करने वाले हैं। एक तो उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो रेन है वो 1 साल से भी ज़्यादा दिनों का हो चुका है, जो कि यूजुअली हमको अगर हम करंट टाइम की बात करें WWE के अंदर तो देखने को मिलता नहीं है। फैंस पक जाते हैं, फैंस बोर हो जाते हैं, लेकिन स्टिल इतना लंबा टाइटल रेन होने के बावजूद भी इतना एंटरटेन करके रखना, एक सैल्यूट तो रोमन रेंस के लिए बनता ही है। और गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।